नमस्कार। आज हम दो ऐसी कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो एक ही सवाल पूछती हैं। असली अमीरी और असली गरीबी क्या है? क्या ये हमारे बैंक बैलेंस में है या हमारे चरित्र में? महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम से ये दो छोटी छोटी कहानियां असल में हमारे समाज का एक आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानियां पढ़ने में जितनी सीधी लगती हैं, इनके मायने उतने ही गहरे हैं। और हमारा आज का मकसद भी यही है कि इन कहानियों के हर पहलू को, हर छिपे हुए संदेश को मतलब खोल कर समझें। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में इनसे किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ताकि तैयारी भी एकदम पक्की हो। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है, गरीब। कहानी एक लेखक की है जो शहर की भीषण गर्मी से परेशान है और कुछ दिनों के लिए एक हिल स्टेशन पर चला जाता है। ये तो हम सब करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भागना। हाँ। और लेखक वहाँ के माहौल का पूरा लुत्फ उठा रहा है। मतलब वो हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा, खामोशी, एक तरह के सुकून में है वो। बिल्कुल। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब शाम को टहलते हुए उसे भुट्टे खाने का मन करता है। एक भुट्टे वाला आवाज लगाता है, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा के दूंगा। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। लेखक दाम पूछता है और भुट्टे वाला कहता है 5 रुपए का एक। 5 रुपए? लेखक को ये सुनकर मतलब एक झटका सा लगता है। वो फौरन कहता है, क्या 5 रुपए में एक? हमारे शहर में तो 2 रुपए का मिलता है, तुम 3 ले लो। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे लगा, अरे ये तो हम सब करते हैं। हाँ, सब्जी वाले से, ऑटो वाले से। लेकिन कभी किसी बड़े मॉल या रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं करते। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यहीं पर कहानी का जो असली मनोविज्ञान है वो सामने आता है। हाँ। असल में हमारे दिमाग में ना हर चीज का एक सही दाम तय होता है। अच्छा। तो लेखक के दिमाग में भुट्टे की कीमत है 2 रुपए। अब चाहे वो हजारों रुपए खर्च करके होटल में रुका हो, उसके लिए 5 रुपए का भुट्टा मतलब एक तरह की लूट जैसा है। तो उसे गुस्सा दाम पर नहीं, अपनी उस सोच पर आ रहा है। हाँ, उसे झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी अमीरी तो सिर्फ बाहरी है। हाँ, उसका दिमाग अभी भी कंगाली वाली मानसिकता में फंसा हुआ है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। तो मतलब लेखक का जो अंदरूनी संघर्ष है, हाँ, वो बस 2-3 रुपए बचाने का नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी सोच से लड़ने का है। वो खुद सोचता है कि हजारों रुपए शौक पर उड़ा दिए, पर एक गरीब से 2 रुपए के लिए मोलभाव कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक इतना दमदार है, गरीब। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है कि कहानी का शीर्षक गरीब किसके लिए है, भुट्टे वाले के लिए या लेखक के लिए? मुझे लगता है ज्यादातर छात्र पहली बार में सोचेंगे कि ये भुट्टे वाले के बारे में है। सही बात है। लेकिन कहानी पढ़ने के बाद ये साफ हो जाता है कि असली गरीब तो लेखक की सोच थी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और यहीं पर परीक्षक जो है वो छात्रों की समझ को परखते हैं। देखिए, सतही तौर पर कहानी भुट्टे वाले की आर्थिक गरीबी दिखाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन कहानी का असली मर्म उस क्षण में है जब लेखक खुद की मानसिक गरीबी को पहचानता है। तो एक अच्छे जवाब में दोनों पहलुओं का जिक्र होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पहले शाब्दिक गरीब यानी भुट्टे वाला, और फिर लाक्षणिक गरीब मतलब लेखक की सोच। और फिर ये बताना जरूरी है कि कहानी का मुख्य फोकस लेखक पर है। और कहानी का अंत तो बहुत ही खूबसूरत है। जब लेखक की नजर भुट्टे वाले के भूखे बच्चों पर पड़ती है तो उसकी सारी झिझक, सारा मोल भाव हवा हो जाता है। हाँ। वो चुपचाप भुट्टा खरीदता है और फिर 4 भुट्टे और खरीद लेता है। और जब वो लौटता है तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो सुकून ही तो मन की अमीरी है। उसने 5 रुपए नहीं, बल्कि अपनी सोच की कंगाली को हराकर वो सुकून कमाया था। इसीलिए एक और महत्वपूर्ण स्वमत यानी पर्सनल रिस्पॉन्स का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कौन सा? मन की अमीरी ही सच्ची अमीरी है? इस पर अपने विचार लिखिए। इसके जवाब में छात्र इस कहानी का उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि कैसे लेखक ने पैसे खर्च करके भी असली सुकून और अमीरी महसूस की। ये तो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। तो पहली कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अमीर आदमी मन से कंगाल हो सकता है, और ये मन की कंगाली का आइडिया दूसरी कहानी में एक बिल्कुल अलग रूप लेता है। हाँ, जहाँ एक युवक के पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी ईमानदारी है, और वही उसे सबसे अमीर बनाती है। चलिए उस कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। दूसरी कहानी का कोई शीर्षक तो नहीं है, लेकिन इसका सार है सत्य और ईमानदारी। कहानी एक पढ़े लिखे नौजवान की है जो नौकरी के लिए मतलब दर दर भटक रहा है।
काबिलियत है पर नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला है। ये तकरीर तो आज भी बहुत से युवाओं के लिए सच है। वो निराश है पर उसने अपने उसूल नहीं छोड़े हैं। हाँ, और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब शुरू होता है जब वो एक और इंटरव्यू के लिए जाता है। हाँ, और वहां एक अधिकारी उससे सीधा सवाल पूछता है, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो एक जाल की तरह है। बिल्कुल एक पिएज। अगर वो सिस्टम को कोसेगा तो शायद उसे एरोगेंट समझ लिया जाएगा, और अगर गोलमोल जवाब देगा तो कमजोर माना जाएगा। सच कहूं, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा अब ये गया काम से। आज के जमाने में इतना सच बोलने पर नौकरी कौन देता है भला? पर वो युवक बिना डरे जवाब देता है। और क्या जवाब देता है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। ये घुन की तरह खाना वाला रूपक, मतलब मेटाफोर, कमाल का है। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है, अंदरूनी है। जैसे घुन लकड़ी को बाहर से ठीक रखता है और अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, वैसे ही भ्रष्टाचार देश को कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये एक गहरी समझ है जो इंटरव्यू लेने वालों को भी प्रभावित कर देती है। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा सवाल आता है, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? और इस पर उसका जवाब तो और भी जबरदस्त है। वो कहता है ये भ्रष्टाचार की बहन है। ये लाइन तो बहुत प्रभावशाली है। बहन कहना मतलब दोनों साथ साथ चलती हैं, दूसरे के बिना अधूरी हैं। हाँ, उसने एक रिश्ते का रूपक इस्तेमाल किया जो बहुत असरदार है। और फिर वो रिश्वत और तोहफे, गिफ्ट के बीच का जो बारीक फर्क बताता है, वो उसकी सोच की गहराई को दिखाता है। वो कहता है कि तोहफा एक पवित्र चीज है जो हम प्यार से देते हैं, हाँ, लेकिन जब उसी तोहफे के पीछे कोई गलत नियत आ जाए, कोई काम निकलवाने का मकसद हो, तो वो जहर बन जाता है, रिश्वत बन जाता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या ये कहानी थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगती? मतलब असल दुनिया में क्या सच में इतना खरा सच बोलने से नौकरी मिल जाती है? देखिए, ये एक बहुत बहुत वाजिब सवाल है और कहानी शायद ये नहीं कह रही कि ऐसा हमेशा होता है। अच्छा। लेकिन साहित्य का काम सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये भी दिखाना है कि क्या होना चाहिए। ये कहानी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। मतलब ये एक उम्मीद की कहानी है। हाँ, ये बताती है कि सत्य और ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि वो कभी-कभी सबसे भ्रष्ट व्यवस्था को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। और कहानी का अंत इसी उम्मीद को मजबूत करता है। अधिकारी उसे नौकरी के लिए चुन लेते हैं और आखिर में एक अधिकारी जो पंक्ति कहता है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। आज समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। बिल्कुल, सच को परेशानी हो सकती है, वो थक सकता है, लेकिन हारता कभी नहीं। ये तो बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। तो अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस कहानी से क्या महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं? युवक का चरित्र चित्रण एक जरूरी सवाल हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और छात्रों को अपने जवाब में इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। युवक ईमानदार था, साहसी, सिद्धांतवादी और स्पष्टवादी था। उसकी सोच बहुत साफ थी। हाँ, और दूसरा एक क्लासिक सवाल बन सकता है, सत्यमेव जयते, इस उक्ति को कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, तो इसके जवाब में उन्हें क्या लिखना होगा? उन्हें युवक के पूरे सफर को दिखाना होगा, उसका संघर्ष, उसकी निराशा, इंटरव्यू में उसका साहस और अंत में मिली सफलता। इन तीनों पड़ावों का जिक्र करके वे साबित कर सकते हैं कि अंत में जीत सत्य की ही हुई। समझ गया। और हाँ, वो संवाद आधारित प्रश्न, रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की ये दोनों कहानियां हमें एक ही जगह लाके खड़ा करती हैं। हमारे अंदर। हाँ, हमारे अंदर। एक कहानी हमें अपनी सोच की गरीबी से लड़ना सिखाती है और दूसरी हमें अपनी चरित्र की अमीरी को हर हाल में बनाए रखना सिखाती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये कहानियां सिर्फ परीक्षा में अंक लाने के लिए नहीं है। नहीं, इनका असली उद्देश्य हमारे चरित्र का निर्माण करना है। बिल्कुल। ये जीवन के लिए सबक है। बिल्कुल। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये कहानियां सिर्फ किताब के पन्ने नहीं है, ये एक आईना है। तो जब आप अगली बार किसी छोटे दुकानदार से मोल भाव करेंगे या जब कोई शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? क्या आप पहली कहानी के लेखक की तरह आत्ममंथन करेंगे या दूसरी कहानी के उस युवक की तरह अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे? इसका जवाब ही इन कहानियों का असली इम्तिहान है।